अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे. ओके, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक और चैप्टर एंड वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश विद द टॉपर. तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द अटरेंस मीनिंग. अटरेंस मीनिंग एक ऐसा चैप्टर है या फिर टॉपिक है जो कि ज़्यादातर सेमेंटिक्स में पढ़ाए जाते हैं. एंड हमारा जो रेफरेंस है दैट्स द बुक सेमेंटिक्स, जो कि लिखी है फ्रैंक पामर ने. तो चलिए इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, इन टॉपिक्स को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन न्यू वीडियोस. देखिए, सबसे पहले हम इसके टाइटल को समझते हैं कि अटरेंस मीनिंग क्या है. अटरेंस का मतलब है कोई भी बात जो हम बोलते हैं, जो हम अटर करते हैं, वट एवर वी स्पीक, उसको हम कहेंगे अटरेंस. मीनिंग का मतलब है मीनिंग. ठीक है, ये बात तो समझ आती है. तो अटरेंस मीनिंग से मुराद है जो भी हम अटर करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, उसकी मीनिंग. तो दिस इज़ द चैप्टर 7 ऑफ बुक सेमेंटिक्स, जो कि लिखी है फ्रैंक पामर ने. तो इसके स्टार्टिंग में ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देते हैं फ्रैंक पामर हमें इस चैप्टर के बारे में. तो इसका सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द स्पोकन लैंग्वेज. अब द स्पोकन लैंग्वेज पहला टॉपिक है ना, तो इस टॉपिक को हमने पहले चैप्टर के साथ रिलेट कराना है इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. द स्पोकन लैंग्वेज, अटरेंस मीनिंग का मतलब है जो कुछ हम बोलते हैं उसकी मीनिंग, राइट. और फिर स्पोकन लैंग्वेज का मतलब है जो भी हम लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं. तो अटरेंस मीनिंग हम उसी की फाइंड करेंगे ना जो हमारी स्पोकन लैंग्वेज है. मतलब जब हम लैंग्वेज को बोलेंगे, स्पीक करेंगे, तभी हम उसकी अटरेंस मीनिंग फाइंड कर सकेंगे. इसी तरह से आगे हमें फ्रैंक पामर बताते हैं कि जब हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं या लिंग्विस्टिक्स के अंदर सिर्फ रिटन लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि स्पोकन लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट होता है. एक जनरल सी हमारी थिंकिंग होती है ना कि जब हम लिंग्विस्टिक्स में आए तो स्पोकन से ज़्यादा रिटन पे फोकस किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि स्पोकन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्पोकन इज़ प्रायर टू द रिटन लैंग्वेज. और इस बात को प्रूव करने के लिए हमें 4 एविडेंसेस देते हैं कि पहला है द ह्यूमन रेस हैड स्पीच लॉन्ग बिफोर इट हैड राइटिंग. कहते हैं कि जब इंसान दुनिया में आया था ना, जब वो बोलने लगा था, तो लिखना इंसान ने पहले सीखा था कि बोलना इंसान ने पहले सीखा था. जाहिर सी बात है, बोलना पहले सीखा था, तो जिसका मतलब है कि ह्यूमन ने स्पीच पहले पाई है, राइटिंग बाद में पाई है. इसलिए जो है ना, स्पीच या फिर स्पोकन लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और आपने देखा होगा कि बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं दुनिया में जिनका रिटन फॉर्म अब तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्पीच है, लेकिन फिर भी उस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स हैं. तो विच मीन्स दैट स्पोकन लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि रिटन लैंग्वेज स्पोकन लैंग्वेज की निस्बत कम इम्पॉर्टेंट है. दूसरी बात हमें बताते हैं कि द चाइल्ड लर्नस टू स्पीक लॉन्ग बिफोर ही लर्नस टू राइट. अच्छा, एक बच्चा है तो वो बच्चा पहले बोलना सीखता है कि लिखना सीखता है? जाहिर है बोलना सीखता है. तो इसीलिए भी बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिखने से. यानी कि मेरा मतलब है कि स्पोकन लैंग्वेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द रिटन लैंग्वेज. अच्छा, पता है बच्चे किस पैटर्न में अपने स्किल को सीखते हैं? ये जो 4 बेसिक स्किल्स हैं ना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इनको बच्चे इस पैटर्न में सीखते हैं. सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग. वो इस पैटर्न में सीखते हैं. लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, लिसनिंग को सबसे कम इम्पॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिटन को इम्पॉर्टेंस देते हैं, फिर रीडिंग को देते हैं, फिर स्पीकिंग को, फिर लिसनिंग को. तो बच्चे इस पैटर्न में सीखते हैं जो मैंने अभी आपको बता दिया. तीसरी बात हमें फ्रैंक पामर बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ना रिटन लैंग्वेज से ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज का रोल होता है. चलिए आप लोग ही मुझे बता दें कि आप लोग जब से बोलने लगे हैं या फिर आपने जब से लिखना बोलना सीखा है, तो आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में लिखा ज़्यादा है कि बोला ज़्यादा है? ज़ाहिर है बोला ज़्यादा है, ठीक है. तो इसीलिए भी हमारी ज़िंदगी के अंदर बोलने का ज़्यादा अहम रोल है, इसीलिए स्पोकन लैंग्वेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. फिर चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम ये बताते हैं फ्रैंक पामर के, अच्छा आप यहाँ पे ना 2 सिचुएशंस को एज्यूम कर लें. एक सिचुएशन में आपने स्पीच को रिटन में कन्वर्ट करना है, और दूसरी सिचुएशन में आपने रिटन को स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो स्पीच को रिटन में कन्वर्ट करना है, मतलब आप बैठे हुए क्लास में, टीचर जो है वो लेक्चर दे रहे हैं, तो आपने उनके लेक्चर को नोट करना है. तो उनके लेक्चर में स्ट्रेस भी होगा, इंटोनेशन भी होगा, उसका साउंड या फिर वॉइस टोन भी होगा, इसी तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज भी होगी. तो जब आप लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि टीचर की बॉडी लैंग्वेज इस तरह की थी, टीचर की आवाज़ इस तरह की थी, टीचर का वॉइस टोन ये था, कि ये सारी बातें लिख पाएंगे नहीं. तो विच मीन्स दैट जब हम स्पीच को रिटन में कन्वर्ट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है.
लेकिन जब हम रिटन को स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं हो सकती है। सपोज़ हमारे पास एक पेज पे कुछ लिखा हुआ है, उसको हमने आगे जाके प्रेजेंट करना है, तो जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं ना तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होती है, बल्कि जब हम स्पोकन को रिटन में कन्वर्ट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है। इसलिए भी रिटन लैंग्वेजेस लेस इंपॉर्टेंट देन द स्पोकन लैंग्वेज। फिर फ्रैंक पामर में बताते हैं कि ये जो चौथी पॉइंट है ना, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इसको आगे लेके जाना चाहिए समझने के लिए, ठीक है। ये मैं नहीं फ्रैंक पामर कह रही हूँ, कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, फ्रैंक पामर कह रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 4th पॉइंट को ज़्यादा समझने की कोशिश करें। तो चलिए 4th पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है। अब लैंग्वेज के अंदर ना प्रोसोडिक और पैरालिंग्विस्टिक्स भी आती हैं। प्रोसोडिक का मतलब है स्ट्रेस और इंटोनेशन, पैरालिंग्विस्टिक्स में आती है बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, टोन और ये सारी चीज़ें। तो ना हमें ये बताते हैं कि इंटोनेशन जो है ना, इंटोनेशन मतलब हम किस पैटर्न में स्ट्रेस कर रहे हैं, किस पैटर्न में अल्फाज को, वर्ड्स को इन सेंटेंस हम स्ट्रेस दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं कि जिनमें स्ट्रेस राइज या फॉल करता है। पहला ये कि स्ट्रेस राइजिंग एक्शन में होगा, दूसरे में स्ट्रेस फॉल करेगा, तीसरे में राइज एंड फॉल होगा, या फिर फॉल एंड राइज होगा। तो आपने इस बात को याद रखना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है किसी की लैंग्वेज को समझने के लिए, कि जब किसी की लैंग्वेज के अंदर राइजिंग इंटोनेशन होगा ना, मतलब राइजिंग स्ट्रेस पहले कम है, बाद में ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो विच मीन्स दैट वो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है या क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर फॉल राइज आ रहा है तो वहाँ पे ना ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिनके अंदर बट आता है, मतलब लेकिन वाले सेंटेंसेस आएंगे अगर हमारी इंटोनेशन पहले फॉल कर रहा है फिर राइज कर रहा है। अब देखिए मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ बट वाला, आप देख लें कि किस तरह से मैं स्ट्रेस पैटर्न को चेंज कर रही हूँ। आई केम टू द क्लास बट आई डिडंट नोट द लेक्चर्स। आई केम टू द क्लास पे हम इतना स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, आई केम टू द क्लास पे हमने इतना स्ट्रेस नहीं दिया जितना बट पे हमने स्ट्रेस दिया, ठीक है। I came to the class but I didn't note the lectures, but I didn't note the information या lectures। तो यहाँ पे जहाँ पे fall rise होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बट वाले सेंटेंस आएंगे। इसी तरह जहाँ पे राइजिंग इंटोनेशन होगा वहाँ पे क्वेश्चन। तो आप इस बात को याद भी रख लीजिएगा ताकि आपको डेली लाइफ में भी ना किसी की लैंग्वेज को समझने के लिए काइंड ऑफ ट्रिक्स होते हैं, और इंटोनेशन के लिए भी समझना, इंटोनेशन को समझने के लिए भी ये बातें याद रखना ज़रूरी है। तो फिर कहते हैं फ्रैंक पामर कि जब हम मीनिंग को स्टडी करते हैं ना तो तब हमें स्ट्रेस और इंटोनेशन को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर हमें स्ट्रेस और इंटोनेशन का पता नहीं होगा तो हम उसकी मीनिंग को सही तरह से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर हमें बताते हैं कि इंग्लिश इज़ अ टोनल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश एक टोनल लैंग्वेज है। इंग्लिश के अंदर टोन है। टोन का मतलब है कि इंग्लिश के अंदर जो स्ट्रेस पैटर्न है ना उसका अपना एक टोन होता है। वो किस तरह से है कि जब भी हम स्ट्रेस देते हैं ना किसी सेंटेंस के अंदर तो वहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब वो वर्ड जिस पे हमने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया, ठीक है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। स्ट्रेस प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जिस पे स्ट्रेस करेंगे वो प्राइमरी होगा, उससे कम जिस पे स्ट्रेस करेंगे वो सेकेंडरी होगा, ठीक है। स्पीच रिवील्स आइडेंटिटी, बंदे की स्पीच से ही उसकी आइडेंटिटी जाहिर होती है, ये तो जाहिर है, हम सबको पता है। अब इंग्लिश के अंदर या लैंग्वेज के अंदर टोनल ग्रुप्स होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको हम स्ट्रेस कर रहे हैं उनको हम कहेंगे टोनल ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल आर यू कमिंग, हम जब पूछते हैं ना तो इसमें हमारा स्ट्रेस शुरू में कम होता है, बाद में ज़्यादा होता है, जिसको हमने पिछली स्लाइड में कहा था राइजिंग इंटोनेशन। तो राइजिंग इंटोनेशन जहाँ आएगा उसको हम कहेंगे क्वेश्चन। तो अब हमने क्वेश्चन पूछना है तो हम अपने इंटोनेशन को राइजिंग इंटोनेशन बनाएंगे, स्ट्रेस को राइज करेंगे, जैसे कि आर यू कमिंग नहीं कहेंगे बल्कि आर यू कमिंग, ठीक है। इस तरह से हमने अपने स्ट्रेस पैटर्न को बराबर करना। तो अब एक एग्जांपल देखें कि स्ट्रेस की वजह से मीनिंग किस तरह चेंज होती है। अब सेम सेंटेंस है लेकिन हम इसको 4 डिफरेंट तरीक़ों से बोलेंगे, हम नहीं बल्कि मैं 4 डिफरेंट तरीक़ों से बोलूँगी, आप लोग सुन ले फिर देख लें कि चारों में किस तरह से मीनिंग चेंज होती है। सबसे पहले यू हिट द बॉल विद अ स्टिक, उसके बाद यू हिट द बॉल विद अ स्टिक, फिर यू हिट द बॉल विद अ स्टिक, यू हिट द बॉल विद अ स्टिक। तो इन चारों सेंटेंसेस में ना मीनिंग चेंज हो रही है। देखें जब मैं कहूँ कि यू हिट द बॉल विद अ स्टिक तो इसका मतलब है कि किसी और ने नहीं किया है, आपने किया है। अगर मैं कहूँ यू हिट द बॉल विद अ स्टिक तो इसका मतलब है आपने हिट किया है, कुछ और नहीं किया है। फिर अगर मैं कहूँ कि यू हिट द बॉल विद अ स्टिक तो मेरा मतलब है आपने बॉल को हिट किया, किसी बैट को या किसी और चीज़ को हिट नहीं किया है। फिर मैं कहूँ कि यू हिट द बॉल विद अ स्टिक तो मतलब है कि आपने स्टिक से हिट किया है, किसी और चीज़ से हिट नहीं किया है। तो यहाँ पे हम जिस वर्ड को ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं ना तो
उस हिसाब से उसी मुताबिक हमारी मीनिंग भी, हमारी इंटेंशंस भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो वर्ड सेम है लेकिन स्ट्रेस पैटर्न डिफरेंट होने की वजह से उनके अंदर इम्प्लाइड मीनिंग भी चेंज हो जाती है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं अबाउट द टॉपिक एंड कमेंट। टॉपिक, कमेंट, जनरली देखें टॉपिक मतलब वो चीज़ जिसके बारे में बात हो रही है, कमेंट मतलब वो बात जो हम टॉपिक के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, द गर्ल इन कॉर्नर इज़ माई रिलेटिव, और दूसरा सेंटेंस है माई रिलेटिव इज़ द गर्ल इन कॉर्नर। तो अब इन दोनों में देखिए द गर्ल इन कॉर्नर जो है ये टॉपिक है क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और इज़ माई रिलेटिव जो है वो कमेंट है क्योंकि ये उस गर्ल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब पहली सेंटेंस में देखें तो टॉपिक पहले आया, कमेंट बाद में आया। दूसरी सेंटेंस में देखें तो कमेंट पहले आया जबकि टॉपिक बाद में आ रहा है, ठीक है। इन सम लैंग्वेजेस देयर आर रिस्ट्रिक्शंस इन देयर ऑर्डर। कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिनमें ना टॉपिक कमेंट के ऑर्डर में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि या टॉपिक पहले आ सकता है, कमेंट बाद में आ सकता है, यानी कि अगर हम उसके पैटर्न को चेंज करेंगे तो वो उस लैंग्वेज के अंदर गलत हो जाएगी। लेकिन इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं है, इंग्लिश के अंदर टॉपिक पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। जैसे कि अभी हमने कहा ना कि द गर्ल इन द कॉर्नर इज़ माई रिलेटिव, या फिर माई रिलेटिव इज़ द गर्ल इन द कॉर्नर। अब बात करते हैं अबाउट द FSP, फंक्शनल सेंटेंस पर्सपेक्टिव। FSP आप ये कह दें कि इट्स काइंड ऑफ अ स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको फेरबास, डेंस, ये लिंग्विस्ट्स हैं, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया हुआ है, उन्होंने इसको डिस्क्राइब वगैरह किया हुआ है, ठीक है। ये जो FSP है ये हमें थीम एंड रीम के बारे में बताती है। अभी जो हमने बात की ना टॉपिक एंड कमेंट, उसी को FSP वाला पर्सपेक्टिव क्या कहता है, थीम एंड रीम। टॉपिक को कहता है थीम, कमेंट को कहता है रीम। और फिर ये कहते हैं कि वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन थीम एंड रीम बाय देयर ऑर्डर इन अ सेंटेंस। जब हम सेंटेंस के अंदर उनकी ऑर्डर को देखते हैं ना तो हम थीम और रीम में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि ZCZECH जेड लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के अंदर मतलब काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है कि टॉपिक पहले आएगा, कमेंट बाद में आएगा। तो जब हम इस लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हो ना तो हम ये देखेंगे कि जो पहले आएगा वो टॉपिक होगा, जो बाद में आएगा वो कमेंट होगा। तो हम इसके ऑर्डर को देख के इस लैंग्वेज के अंदर ये करेंगे। लेकिन इंग्लिश के अंदर हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश के अंदर टॉपिक बाद में भी आ सकता है, ठीक है। अब इंग्लिश के अंदर ना 4 फीचर्स हैं, टॉपिक और कमेंट के अपीयर होने के 4 फीचर्स हैं, ठीक है। वर्ड में अपीयर एट बिगनिंग व्हेन इट इज़ नॉट नॉर्मल कंस्ट्रक्शन। टॉपिक ना पहले आता है जब हम उस सेंटेंस की नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं करते। फॉर एग्जांपल, द मैन ओवर देयर आई डोंट लाइक, ठीक है। लेकिन इसकी जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होती है ना इस सेंटेंस की, वो इस तरह से होती है कि आई डोंट लाइक द मैन ओवर देयर, लेकिन हम इसकी नॉट नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो द मैन ओवर देयर आई डोंट लाइक। तो जब सेंटेंस के अंदर नॉट नॉर्मल या फिर एब नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हो तब टॉपिक पहले आ सकता है, ठीक है। दूसरी फीचर क्या है या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि व्हेन वी चूज़ अल्टरनेटिव सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्शंस, फॉर एग्जांपल एक्टिव एंड पैसिव, टॉपिक पहले तब आ सकता है जब हम अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स को चूज़ करें। जैसे कि एक्टिव का अल्टरनेटिव है पैसिव, तो आई किक द बॉल वॉज किक्ड बाय मी, तो आई किक द बॉल में टॉपिक बाद में आ रहा है, द बॉल वॉज किक्ड बाय मी में टॉपिक पहले आ रहा है। तो टॉपिक पहले या फिर बाद में तब आ सकता है जब हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्शन को चूज़ करें, जैसे कि एक्टिव पैसिव को चूज़ करें, ठीक है। लेकिन कुछ एक्टिव पैसिव जैसे होते हैं कि जिनमें हमेशा एक में टॉपिक पहले एक में टॉपिक बाद में नहीं आता, मतलब दे आर नॉट ऑलवेज रिवर्सिबल, ठीक है। इस बात को भी याद रख लें। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इंग्लिश हैज़ क्लियर डिस्टिंक्शंस फॉर डीलिंग विद गिवन एंड न्यू। गिवन और न्यू को ट्रीट करने के लिए इंग्लिश के अंदर डिस्टिंक्शंस है। अब गिवन से क्या मुराद है, ऐसी बात जो कि किसी टॉपिक में किसी डिस्कशन में पहले ही डिस्कस हुई है, उसके बारे में बात आ रही है तो हम उसको कहेंगे गिवन, क्योंकि उसके बारे में पहले भी बात हुई है। लेकिन न्यू हम तब कहते हैं जब किसी बात के बारे में, किसी चीज़ के बारे में पहले बात नहीं हुई है लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में, उस पैराग्राफ में, उस कन्वर्जेशन में पहली दफ़ा बात हो रही है, तो हम उसको कहेंगे न्यू। अब प्रोनाउंस एंड प्रोवर्ब्स भी होते हैं कि जिनके अंदर ना हम टॉपिक एंड कमेंट को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अली केम टू द पार्टी ही सैंग अ सॉन्ग। अली केम टू द पार्टी के बाद हम ही लगा रहे हैं, ही में हम क्या कर रहे हैं, नाउन की जगह प्रोनाउन लगा रहे हैं, तो ये भी टॉपिक है। इसी तरह कुछ प्रोवर्ब्स भी होते हैं, पता है। प्रोवर्ब्स में जिस तरह हम लोग नाउन की जगह प्रोनाउन लगाते हैं ना, उसी तरह प्रोवर्ब में वर्ब की जगह प्रोवर्ब भी लगाते हैं ताकि हम लोग वर्ब की रेपिटेशन से बच सकें। फॉर एग्जांपल, हमने ये कहना कि अली और अहमद दोनों पार्टी में आए थे, तो अगर हम ये कहेंगे कि अली केम टू द पार्टी एंड अहमद केम टू द पार्टी,
ठीक है, ये इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर हम कहेंगे अली केम टू द पार्टी एंड सो डिड अहमद, तो यहाँ पे सो डिड जो हमने लगाया ना, इसने केम वर्ड जो है उसकी रिपीटिशन को रोका। अली केम टू द पार्टी एंड अहमद केम टू द पार्टी, केम 2 दफ़ा आ रहा था, इसकी रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हमने लगा दिया एंड सो डिड अहमद, तो इसको हम कहते हैं प्रोवर्ब्स। तो इनमें भी जो है ना टॉपिक चेंज होता है, टॉपिक इनमें भी टॉपिक बाद में आ सकता है, ठीक है। सो डिड अहमद है ना, तो अहमद बाद में आ गया। अगर हम ये कहते हैं कि अली केम टू द पार्टी एंड अहमद केम टू द पार्टी, तो यहाँ पे अहमद जो है वो पहले आ रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अली केम टू द पार्टी एंड सो डिड अहमद, तो अहमद जो टॉपिक है वो यहाँ पे लास्ट में चला जा रहा है, ठीक है। इस तरह से भी हम देख सकते हैं। चौथी कंडीशन ये है, या फिर चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि वी यूज़ एक्सेंट फॉर कंट्रास्ट नॉट मेयरली टू टॉपिकलाइज। हम ना बाज़ दफ़ा एक्सेंट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा एक्सेंट भी इस तरह का होता है। हमारा मकसद हमेशा टॉपिक को पहले लाना या टॉपिक को बाद में लाना नहीं होता, बल्कि हम लोग बाज़ दफ़ा एक्सेंट भी इस तरह का यूज़ करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो या शुरू में चला जाता है या बाद में चला जाता है। जैसे कि हमने कहा कि द मैन ओवर देयर आई डोंट लाइक, ठीक है, तो ये हमारा एक्सेंट भी हो सकता है। इसमें हमारा मकसद ये नहीं है कि हम लोग टॉपिकलाइज करें, बल्कि हमने जनरली एक्सेंट के लिए भी ये बात बोल दी। वाई डू वी चूज़ पैसिव वॉइस? अभी पीछे हमने जो 4 कंडीशंस बयान की ना, उनमें से दूसरी कंडीशन हमने एक्टिव पैसिव के बारे में बात की थी, ठीक है। तो फ्रैंक पावर ने उसी कंडीशन के अंदर ये बात हमें बताई है कि हम पैसिव वॉइस को क्यों चूज़ करते हैं। लेकिन मैंने पहले उन 4 बातों को बताया, फिर हम इस बात की तरफ आ गए ताकि अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो। तो वाई डू वी चूज़ पैसिव वॉइस? हम पैसिव वॉइस को क्यों चूज़ करते हैं? मैटर ऑफ कोहेजन के लिए, ठीक है। जब हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं ना, तो हमारी लैंग्वेज के अंदर, हमारी स्पीच के अंदर कोहेजन आ जाती है। वर्ड्स या आइडियाज़ जो हैं वो एक दूसरे से कोहेरेंट हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। या फिर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डूअर का ना पता हो, हमें ये नहीं पता हो कि वो काम किसने किया हुआ है। हम सपोज़ कहते हैं द बॉल वॉज किक्ड, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसने किया है, तब हम यूज़ करते हैं। या हम तब भी करते हैं जब हमें डूअर का पता है लेकिन हम डूअर को छुपाना चाह रहे हैं। द बॉल वॉज किक्ड बाई होम हम नहीं बता रहे हैं, द बॉल वॉज किक्ड। तो हम तब करते हैं जब हमें स्पीकर का पता ना हो, या फिर जब हम स्पीकर को शो नहीं करना चाहें, ठीक है। या फिर हम तब भी यूज़ करते हैं जब व्हेन वी वांट टू स्ट्रेस एक्शन मोर देन सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट से ज़्यादा उस एक्शन पे स्ट्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, चाह रहे हैं। द बॉल वॉज किक्ड, इस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, किसने किक किया था इस पे कम इंपॉर्टेंस दो। तो हम लोग स्ट्रेस एक्शन से ना इंपॉर्टेंस को भी मद्देनज़र रखते हुए वॉइस यूज़ करते हैं कि अगर हमने सब्जेक्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो हम एक्टिव वॉइस यूज़ करेंगे। नहीं, अगर हमने सब्जेक्ट से ज़्यादा एक्शन पे फोकस करना है, एक्शन को इंपॉर्टेंस देनी है, तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कम्स परफॉर्मेटिव्स एंड स्पीच एक्ट्स। परफॉर्मेटिव्स, स्पीच एक्ट। सबसे पहले आप टॉपिक को समझें, ठीक है। हमेशा 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 मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले आप टॉपिक को समझें। परफॉर्मेटिव्स, परफॉर्म करना मतलब कुछ करना, कोई काम करना। तो परफॉर्मेटिव्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हो, जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले परफॉर्मेटिव्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑस्टिन ने अपनी बुक में जो है ना परफॉर्मेटिव्स और स्पीच एक्ट्स के बारे में बात की थी। आपको ये स्पीच एक्ट थ्योरी पढ़ते हुए पता लगी होगी कि स्पीच एक्ट थ्योरी जो है वो ऑस्टिन ने दी थी, ठीक है। तो परफॉर्मेटिव्स का आइडिया भी उन्होंने नहीं दिया था, ऑस्टिन नहीं दिया था। तो हमें बताते हैं कि परफॉर्मेटिव्स आर द वर्ड्स दैट परफॉर्म सर्टेन एक्शन। परफॉर्मेटिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसीलिए परफॉर्म से परफॉर्मेटिव बन गया, ठीक है। परफॉर्म करने वाले को कहते हैं परफॉर्मेटिव। दे मस्ट बी। अब देखिए, परफॉर्मेटिव का मतलब है ऐसे वर्ड जो कि कोई एक्शन कर रहे हो। तो परफॉर्मेटिव्स के लिए एक्शन करने के लिए ये बात लाजमी है कि वो क्या हो। 3 कंडीशंस यहाँ पे बताइए। देखिए, दे मस्ट बी अटर बाय द राइट पर्सन इन द राइट सिचुएशन टू द राइट पर्सन। बोलने वाला मतलब राइट बंदा हो, सुनने वाला राइट पर्सन हो, और वो जो सिचुएशन है जिसमें वो बात की गई है वो सिचुएशन भी राइट सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, कोर्ट में जब देखे ना, तो वो जज जब फैसला सुना रहा होता है, यू आर सेंटेंस टू डेथ, तो वहाँ पे जज जो है ना वो भी सही है क्योंकि वो फैसला सुना सकता है। वो जो मुलजिम है, कल्प्रिट है, वो भी राइट पर्सन है क्योंकि वो वहाँ आया ही फैसला सुनने के लिए है। वो सिचुएशन जो है वो भी सही है क्योंकि वो एक कोर्ट है, तो वहाँ पे जो जज बात करेगा वो डेफिनेटली अथॉरिटेटिव होगी, वो बात सही होगी। तो यहाँ पे जब कोर्ट के अंदर जज बैठ के कह रहा है ना कि यू आर सेंटेंस टू डेथ, तो ये क्या है? परफॉर्मेटिव है। ये एक सक्सेसफुल परफॉर्मेटिव है क्योंकि इट इज़ सेड बाय द राइट पर्सन टू द राइट पर्सन इन द राइट सिचुएशन। नहीं,
अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, ठीक है, आपका एक फ्रेंड आपसे कह रहा है यू आर सेंटेंस्ड टू डेथ, तो क्या सक्सेसफुल परफॉर्मेटिव होगी? नहीं, क्योंकि ना आपका दोस्त जज है, ना आप मुजरिम हैं, और ना ही वो जगह कोर्ट रूम है। तो ये तीनों बातें जब तक फुलफिल ना हो, परफॉर्मेटिव्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती हैं, ठीक है। परफॉर्मेटिव्स के अंदर अटरेंस, पर्पस, इफेक्ट आता है। एक जज ने बात बोल दी, उसकी अटरेंस, उसका पर्पस ये है कि वो सुना दे, उनको जजमेंट सुना दे, और उसका इफेक्ट ये होगा कि वो बंदा सच्ची में सेंटेंस टू डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए परफॉर्मेटिव्स के साथ एक और वर्ड मोस्टली आ जाता है, कॉन्स्टेटिव्स। जब हम कोई बात स्टेट कर रहे हो ना, जब हम कोई बात, कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, तो हम उसको कहते हैं कॉन्स्टेटिव। लेकिन अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दे रहे बल्कि ऐसी बात बोल रहे हैं जिसका कोई एक्शन भी है, तो हम उसको कहते हैं परफॉर्मेटिव। तो कुछ परफॉर्मेटिव वर्ब्स भी होते हैं, ऐसे वर्ब्स के जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करें, ठीक है, जैसे कि थैंक, अप्रूव, कॉन्ग्रेचुलेट एट्सेट्रा। अब आई के साथ इन परफॉर्मेटिव वर्ब्स का जो जब फर्स्ट फॉर्म लगता है ना, तो परफॉर्मेटिव्स हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अप्रूव है, ठीक है, अप्रूव क्या एक परफॉर्मेटिव वर्ब है, तो हम कहते हैं कि आई अप्रूव दैट करके हम आगे बात बोलते हैं ना, तो ये क्या है, एक परफॉर्मेटिव है, क्योंकि हमने आई के साथ परफॉर्मेटिव वर्ब लगाया है और उसके साथ आगे हमने अपनी बात बोल दी है, ठीक है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर परफॉर्मेटिव के अंदर परफॉर्मेटिव वर्ब आ जाए, बगैर परफॉर्मेटिव वर्ब के भी बात हो सकती है, ठीक है। वो कैसे होती है? इस तरह से होती है कि एक परफॉर्मेटिव्स की टाइप है एक्सप्लिसिट, एक इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट परफॉर्मेटिव्स ऐसे परफॉर्मेटिव्स होते हैं जिनके अंदर परफॉर्मेटिव वर्ब मौजूद होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि आई अप्रूव दैट करके आगे अपनी बात करें, तो एक्सप्लिसिट, ठीक है। जबकि इम्प्लिसिट के अंदर हमेशा परफॉर्मेटिव वर्ब यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आई ऑर्डर यू टू गो आउट, यहाँ पे हमने आई ऑर्डर का है ना, ये जो ऑर्डर है ना, ये परफॉर्मेटिव वर्ब है, इसीलिए जब हम कहते हैं आई ऑर्डर यू टू गो आउट, तो वो हो गया एक्सप्लिसिट। अगर हम इस ऑर्डर वर्ड को यूज़ किए बगैर कह रहे हैं गो आउट, तो ये हो गया इम्प्लिसिट, ठीक है। वी नेम द एक्शन वाइल परफॉर्मिंग इट, जब हम कोई एक्शन कर रहे हैं ना, तो उस एक्शन का नाम भी देते हैं, तो वो एक्सप्लिसिट हो जाता है। अगर मैं अप्रूव कर रही हूँ ना, तो मैं ये भी कहूँगी कि मैं अप्रूव कर रही हूँ, मैं अप्रूव कर रही हूँ कि ये होगा, मैं इजाज़त दे रही हूँ कि ये होगा। तो तब जब हम उस एक्शन का नाम भी लेते हैं तो एक्सप्लिसिट, नहीं लेते हैं तो वो इम्प्लिसिट, ठीक है। सम एक्शंस आर नॉट पार्ट ऑफ रिचुअल, देखिए ज़्यादातर एक्सप्लिसिट तब यूज़ होता है जब हम रिचुअल वगैरह करते हैं, ठीक है। सपोज़ एक बच्चा है, उसका नाम रखना है, तो आप ऐसा सपोज करें कि एक सिचुएशन है जिनके अंदर एक रिचुअल है कि उसका नाम प्रॉपर तरीके से रखा जाए, ठीक है। तो तब हम वहाँ पे कहेंगे कि वी नेम दिस चाइल्ड जॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा वी नेम दिस चाइल्ड, तो यहाँ पे हमने नेमिंग का जो वर्ब है नेम, उसको भी ऐड किया, तो ये हो गया एक्सप्लिसिट। तो ज़्यादातर रिचुअल वगैरह में एक्सप्लिसिट यूज़ होता है। परफॉर्मेटिव वर्ब्स आर ओमिटेड विदाउट लॉस ऑफ लोकेशनरी फोर्स, ये जो परफॉर्मेटिव वर्ब्स है ना, इनको हम इम्प्लिसिट में हटा सकते हैं, लेकिन उसका लोकेशनरी फोर्स ख़त्म नहीं होगा। यानी कि अगर हम आई ऑर्डर यू टू गो आउट कह रहे हैं, फिर गो आउट कह रहे हैं, जब हमने गो आउट में ऑर्डर को स्किप किया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर से लोकेशनरी फोर्स कम हो गया, या ये नहीं है कि हमने उनको ऑर्डर दे दिया तो उसका फोर्स कम हो गया। होता है, फोर्स का लॉस नहीं होता है, लेकिन सिर्फ हम परफॉर्मेटिव वर्ब को ओमिट करते हैं या फिर स्किप करते हैं, ठीक है। पैसिव्स में भी हम एक्सप्लिसिट यूज़ करते हैं, जैसे कि यू आर ऑथराइज्ड टू पे द चार्जेस, यू आर ऑथराइज्ड, ये जो ऑथराइज हमने कहा ना, ये परफॉर्मेटिव वर्ब है, तो इसमें भी एक्सप्लिसिट परफॉर्मेटिव्स आ गए, ठीक है। कुछ ऐसे लिंग्विस्टिक डिवाइसेस जैसे कि मॉडल वर्ब्स हैं जो कि एक्सप्लिसिट हैं। फॉर एग्जांपल शैल है, जब हम कहते हैं ना कि आई शैल गो टू द पार्टी, तो इसका मतलब है हम प्रॉमिस कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेटिव्स को शो कर रहे हैं कि शैल है तो प्रॉमिस हो जाएगा, और टू जहाँ आएगा वहाँ पे रिस्पेक्ट शो हो जाएगी, और इसी तरह बाकी सारे मॉडल वर्ब्स भी, ठीक है। परफॉर्मेटिव्स कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स, परफॉर्मेटिव जो है वो ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकते, यानी कि वो ट्रूथ कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। ट्रूथ कंडीशन का क्या मतलब है? ट्रूथ कंडीशंस आर द कंडीशंस दैट मस्ट बी मेट फॉर अ स्टेटमेंट टू बी ट्रू, ऐसे कंडीशंस जो कि एक स्टेटमेंट को मीट करने चाहिए ताकि वो ट्रू हो जाए, उसको हम कहते हैं ट्रूथ कंडीशन। जैसे कि द ट्रूथ कंडीशन फॉर स्टेटमेंट द कैट इज़ ऑन द मैट इज़ दैट देयर मस्ट एक्चुअली बी अ कैट ऑन द मैट, अगर मैं कहती हूँ कि द कैट इज़ ऑन द मैट या फिर देयर इज़ बुल इन द फील्ड, तो इसका ट्रूथ कंडीशन ये है कि मेट के ऊपर सच में कैट होना चाहिए, अगर मेट के ऊपर कैट नहीं होगा तो मेरी बात गलत हो जाएगी, तो ये उसका ट्रूथ कंडीशन है, वो कंडीशन जो होनी चाहिए ताकि हमारी बात ट्रू हो जाए, सच हो जाए।
स्पीच एक्ट्स के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्पीच एक्ट थ्योरी दी थी ऑस्टिन ने, ठीक है, अपनी बुक में। तो वहाँ पर उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बात की थी, लोकोशनरी एक्ट, इलोकोशनरी एक्ट और पर लोकोशनरी एक्ट। लोकोशनरी एक्ट का मतलब है बोलना। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ ना तो वो हो गया लोकोशनरी एक्ट। मेरे बोलने के पीछे जो मकसद है वो इलोकोशनरी एक्ट, और मेरे बोलने का जो इफ़ेक्ट हो जाएगा वो है पर लोकोशनरी एक्ट, ठीक है। सपोज़ हम सर्दी की मिसाल नहीं लेंगे, बल्कि गर्मी की मिसाल लेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि बहुत गर्मी है, तो ये जो मैंने बात की है ना, ये मेरी लोकोशनरी है, ये मेरी एक्चुअल अटरेंस है। इसके पीछे मेरा क्या मकसद है कि ताकि मेरे साथ में जो बैठा है वो जाके फ़ैन ऑन करे, ठीक है। तो ये जो मेरा मकसद है ये इलोकोशनरी, और अगर वो जो मेरे साथ बैठा या बैठी है वो जाके सच में फ़ैन ऑन करते या करती हैं तो फिर वो मेरा इफ़ेक्ट हो जाएगा, और हम उसको कहेंगे पर लोकोशनरी एक्ट। तो आप लोकोशनरी, इलोकोशनरी, पर लोकोशनरी का मतलब है अटरेंस, पर्पस एंड इफेक्ट। इस ऑर्डर में आप इसको याद कर सकते हैं। कॉन्स्टेटिव्स आर वन काइंड ऑफ स्पीच एक्ट। ये जो मैंने अभी पहले बात की थी ना कॉन्स्टेटिव्स की, यानी कि कोई स्टेटमेंट देना, वो भी स्पीच एक्ट है, यानी कि इट्स पार्ट ऑफ इलोकोशनरी एक्ट। हम जब स्टेटमेंट देते हैं ना तो उसके पीछे हमारा एक मकसद होता है। तो कॉन्स्टेटिव्स भी क्या है, स्पीच एक्ट्स हैं, और परफॉर्मेटिव्स भी स्पीच एक्ट्स हैं, पता है। अच्छा, अब स्पीच एक्ट्स की 2 टाइप्स आती हैं, ड्रामेटिक एंड नॉर्मल स्पीच एक्ट्स। नाम से ही हमें पता लगता है ना कि ड्रामेटिक मतलब ऐसा स्पीच एक्ट जिसके अंदर थोड़ा सा ड्रामा वगैरह हुआ होगा, और नॉर्मल वो जिसमें कोई ड्रामा वगैरह ना हुआ हो। अच्छा, तो देखिए, ड्रामेटिक एंड नॉर्मल स्पीच एक्ट्स रेफर टू डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म एक्शंस। डिफरेंट वेज हैं कि जिनमें हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं एक्शन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन यूज़ कुछ लोग ड्रामेटिक तरह से करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल तरह से करते हैं, ठीक है। A dramatic speech act is one that is performed in a way that it is intentionally exaggerated or dramatic. नाम से हमें पता लगता है ना कि ऐसा स्पीच एक्ट जिसमें थोड़ी सी जानबूझ के एग्जेजरेशन की हो, या फिर उसको जानबूझ के इंटेंशनली थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाया हो, ताकि, या फिर ज़्यादातर उसमें कॉमेडिक इफेक्ट भी आता है, तो हम उनको ड्रामेटिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहे आई एम स्टार्विंग, मतलब उस बंदे को भूख थोड़ी सी लगी है लेकिन फिर भी वो कह रहा है आई एम स्टार्विंग, थोड़ा सा जिसको हम कितना ओवर एक्टिंग कर रहे हैं या फिर थोड़ी सी एग्जेजरेशन कर रहे हैं, तो वो ड्रामेटिक स्पीच एक्ट्स कहलाए जाते हैं। और नॉर्मल स्पीच एक्ट्स वैसे स्पीच एक्ट्स जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लिटरल वे में है, ठीक है, टू द पॉइंट है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई प्रॉमिस टू बी देयर एट 5 PM, तो ये नॉर्मल एक्ट है, क्योंकि मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट अपनी बात की है, ना मैंने एग्जेजरेशन किया, ना मैंने ड्रामा किया है, और ना ही मैंने ओवर एक्टिंग जिसको हम कहते हैं वो की है, ठीक है। तो सारी स्पीच एक्ट्स ड्रामेटिक नहीं होती हैं, बल्कि कुछ नॉर्मल भी होती हैं। जैसे कि एक्ट ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट बना रही हूँ ना, कोई स्टेटमेंट बता रही हूँ, कोई चीज़ बता रही हूँ, तो लाजमी नहीं है कि उसके अंदर हमेशा ड्रामा हो, ठीक है। परफॉर्मेटिव्स एंड स्पीच एक्ट्स। अब यहाँ पे हमने परफॉर्मेटिव्स की भी बात की, स्पीच एक्ट्स की भी बात की, अब इन दोनों की मिला के बात करते हैं। चलिए, क्या ही बात हो जाएगी अगर हम इन दोनों को मिला के बात करें। तो परफॉर्मेटिव्स आर फॉर्मली मार्क्ड एंड ईजिली आइडेंटिफाई, ये इनकी डिफरेंस है, ठीक है। परफॉर्मेटिव्स फॉर्मली मार्क्ड होते हैं, यानी कि उनके साथ उनका परफॉर्मेटिव वर्ड भी लगा हुआ होता है ना, तो वो फॉर्मली मार्क्ड हो गए, ईजिली हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन स्पीच एक्ट्स फॉर्मली मार्क्ड नहीं होते, उनको हम ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी ना कि अगर मैं कह रही हूँ कि बहुत गर्मी है, तो हो सकता है मेरे साथ जो बैठे हैं वो थोड़े से बेवकूफ़ हों, तो वो उनको बात ये समझ ना लगे कि उन्होंने जाके फ़ैन ऑन करना है, ठीक है। बेवकूफ़ नहीं, लेकिन ये कि मेरी बात ईजिली आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो स्पीच एक्ट्स जो है वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल, ईजिली आइडेंटिफाइबल नहीं होते हैं, ठीक हो गया। A performative is a type of speech act in which utterance itself is the action being performed. For example, saying I apologize is a performative because the act of apologizing is being performed by saying the words. The speech act is broader category that includes all types of language use that perform an action. This includes both performatives and other types of utterances that can accomplish things like making requests, giving orders, or making promises. Performatives की भी मैंने आपको पीछे से डिटेल में डिस्कशन करके बताई है, स्पीच एक्ट्स की बताई है। यहाँ पे उनकी डिफरेंस लिखी हुई है, सो सिंपल एंड सो ईजी। लेकिन एक चीज़ आप ये समझ लें या याद रखें कि स्पीच एक्ट जो है वो बॉर्डर टर्म है। स्पीच एक्ट के अंदर ही परफॉर्मेटिव्स भी आते हैं, कॉन्स्टेटिव्स भी आते हैं, ठीक है। मतलब स्पीच एक्ट इज़ द अम्ब्रेला टर्म, और इसके अंडर फॉल करती हैं परफॉर्मेटिव्स। तो आपने इसको 2 अलग अलग चीज़ें नहीं लेना है, बल्कि स्पीच एक्ट्स के अंदर ही परफॉर्मेटिव्स फॉल करती हैं। अब फेलिसिटी कंडीशंस भी आती हैं जब हम लिंग्विस्टिक्स या सेमेंटिक्स के अंदर मीनिंग की बात करते हैं। फेलिसिटी कंडीशंस का मतलब है are the necessary conditions and sufficient condition that must be met for a speech act to be successfully performed, ठीक है। ऐसे कंडीशंस जो कि स्पीच एक्ट को मीट करने चाहिए ताकि वो परफॉर्म हो जाए। इससे पहले हमने ट्रूथ कंडीशन की बात की थी, ठीक है।
ट्रुथ कंडीशन यानी कि ऐसा कंडीशन जिसको वो बात मीट करे ताकि वो ट्रुथ हो, ताकि वो सही साबित हो। लेकिन यहाँ पे हम ये कंडीशन रख रहे हैं कि ऐसे कंडीशंस जो कि स्पीच एक्ट को मीट करने चाहिए ताकि वो परफॉर्म हो जाए। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात हुई है, जबकि ट्रुथ कंडीशन में सिर्फ ट्रुथ तक ही महदूद थी। तो आप इनको कंफ्यूज ना करें, इनमें सही तरह से डिस्टिंक्शन रख लें, इनको सही तरह से समझ लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई मेक अ प्रॉमिस, द फेलिसिटी कंडीशन for that promise includes that I intend to keep the promise and that the person I'm making the promise to believe that I intend to keep it. If these conditions are not met, the promise is not. Suppose मैं कोई वादा कर रही हूँ, ठीक है, मैं किसी से कोई वादा कर रही हूँ, तो उसकी इस वादे की सक्सेसफुल होने की कंडीशंस ये हैं कि मेरे में ये इंटेंशन हो कि मैं वादे को पूरा करूँ, और जो सामने सुनने वाले लोग हैं उनको भी ये बात पता लगे कि मैं प्रॉमिस को फुलफ़िल ज़रूर करूँगी। अगर मैं प्रॉमिस करूँगी और मेरी इंटेंशन ये हो कि मैं उस प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं करूँगी, या फिर मैंने प्रॉमिस की लेकिन मेरे लिसनर्स को ये नहीं पता है, उनको इस बात का यकीन नहीं है कि मैं उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करूँगी, तो दोनों कंडीशंस में वो जो प्रॉमिस है वो सक्सेसफुल नहीं होती है। यानी कि सिंपल बात का मतलब ये है कि अगर दो बंदे आपस में प्रॉमिस कर रहे हैं ना, तो उन दोनों के एक दूसरे पे एतबार होना चाहिए। सिंपल, ये जो एतबार होना है ना, ये कंडीशन है। जब तक ये एतबार ना हो वो प्रॉमिस पूरी नहीं होती है। बोलने वाले को सुनने पे एतबार हो, सुनने वाले को बोलने पे एतबार हो, उर्दू वाली ज़बान में। लेकिन इंग्लिश वाली ज़बान में उनको फिर आगे 3 कंडीशंस बताई जाती हैं। जो भी हो, उर्दू ईजी और अच्छी लैंग्वेज है ना, तो जब हम उर्दू में कहते हैं ना कि एक दूसरे पे यकीन होना चाहिए, ईजीली समझ आती है। लेकिन इसी बात को इंग्लिश वाले जो हैं, गोरे जो है, उन्होंने थोड़ा इधर उधर करके ये बात बताई है, और वो इस बात को समझाने के लिए, जो इतनी अच्छी बात है ना, इतनी छोटी सी बात हमें समझ आती है, इसको समझाने के लिए इंग्लिश वालों ने जो है ना आगे लंबा करके हमें 3 कंडीशंस बताएं, ठीक है। लेकिन बात वही है, तो आप लोग हौसला रख के ये तीनों कंडीशंस सुन लें। अच्छा, उन तीनों कंडीशंस का नाम है प्रिपरेटरी कंडीशन, सिंसियरिटी कंडीशन एंड कंडीशन दैट अटेंडेंस विल बी काउंटेड एज प्रॉमिस। सबसे पहले प्रिपरेटरी कंडीशन। इस कंडीशन का मतलब है कि अगर मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे इस बात का यकीन होना चाहिए कि मैं जिससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे। अब मैं पागल तो नहीं हूँ ना कि जाके जिस पे मुझे यकीन नहीं है उससे कोई वादा करूँ, जिस पे मुझे एतबार नहीं है उससे कोई रिक्वेस्ट करूँ, या फिर जो मेरी नहीं बात मानता है या नहीं बात मानती है उससे जाके कोई ऑर्डर करूँ। ये तो बेवकूफ़ लोग करते हैं ना। तो मतलब ये है कि प्रिपरेटरी कंडीशन का मतलब है, अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमारी बात मान लेगा। अगर हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो हमारी बात मान लेगा, ठीक है। यानी कि स्पीकर को पता होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन आती है सिंसियरिटी कंडीशन। सिंसियरिटी कंडीशन का मतलब है स्पीकर का सिंसियर हो जाना। अगर मैं किसी से वादा कर रही हूँ ना, तो ये लाजमी है कि मैं उस वादे को फुलफ़िल भी करूँ, मेरा सिंसियर होना लाजमी है। अगर मैं किसी को ऑर्डर कर रही हूँ तो तब भी मेरा सिंसियर होना लाजमी है। तो सिंसियरिटी कंडीशन का मतलब ही यही है कि स्पीकर का इंटेंशन ठीक होना चाहिए, स्पीकर सिंसियर होना चाहिए, ठीक हो गया। तीसरी कंडीशन आती है कंडीशन दैट अटेंडेंस विल काउंट एज प्रॉमिस। यहाँ पे ई मिस हो गया प्रॉमिस का, ठीक है। कंडीशन दैट अटेंडेंस विल काउंट एज प्रॉमिस व्हेन स्पीकर से समथिंग बट इट विल काउंट एज प्रॉमिस। ये वो कंडीशन आती है या वो सिचुएशन आती है जब हम कोई बात करते हैं लेकिन वो हमारी सिर्फ बात नहीं होती है बल्कि हमारा वादा होता है, जिसको हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं ना कि बग़ैर वादा किए वादा करना, यानी कि फॉर्मल तरह से वादा नहीं करना लेकिन ऐसी बात बोलना जो वादे में ही शुमार होती हो, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस आ गए। मैंने पहले भी बता दी ना कि उर्दू में आप समझेंगे ना, इतनी सिंपल सी और इतनी ईजी सी बात है कि बोलने वाले को सुनने वाले पे यकीन होना चाहिए, सुनने वाले को बोलने वाले पे यकीन होना चाहिए। बस इन्हीं कंडीशंस को इंग्लिश में इस तरह डिवाइड करके बयान की गई हैं, ठीक है, बाकी ईजी है। देन कम्स प्री सपोजिशन। प्री मतलब पहले, सपोजिशन सपोज से निकला है, प्री सपोजिशन मतलब पहले सपोज करना, लेकिन पहले सपोज करने का क्या मतलब है? देखिए, आपको एक एग्जांपल देती हूँ, समझ में कि अगर कोई बंदा कह रहा है ना कि द किंग ऑफ फ्रांस इज़ बॉल्ड, वो आपसे कह रहा है कि फ्रांस का जो बादशाह है ना वो टगला है या गंजा है, गंदा नहीं गंजा। अगर वो कह रहा है कि द किंग ऑफ फ्रांस इज़ बॉल्ड, तो इसका मतलब है उसने प्री सपोज किया है कि फ्रांस का एक बादशाह है। अगर उसने कहा है बादशाह गंजा है तो इसका मतलब बादशाह है, तो ये क्या होती है?
प्री सपोजिशन कहलाई जाती है। लेकिन प्री सपोजिशन फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है, गलत भी हो सकती है। वो कैसे कि अगर किसी ने कहा होगा द किंग ऑफ फ्रांस इज़ बॉल्ड, लेकिन फ्रांस का कोई किंग ही नहीं है, तो ये बात फॉल्स हो जाती है। बाज़ दफ़ा हम लोग जनरली कहते हैं ना कि ऐसी बातें तो पागल लोग करते हैं कि जो बात नहीं है वो कह रहे हों, लेकिन फिर भी हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं, हम अटरेंस मीनिंग्स को पढ़ रहे हैं, तो हमें फिर यहाँ पे ये बात डिस्कस करनी चाहिए, बात समझनी चाहिए, चाहे वो बात नॉर्मल इंसान करते हो या पागल करते हो, ठीक है। यानी कि अगर फ्रांस का किंग ही नहीं है तो कोई आके क्यों कहेगा कि द किंग ऑफ फ्रांस इज़ बॉल्ड, या मजाक कर रहा होगा, प्रैंक कर रहा होगा, या पागल होगा। लेकिन जो भी हमें ये बात पढ़नी चाहिए, हमें बात समझनी चाहिए, क्योंकि हम लोग लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं एंड स्पेशली सेमेंटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मीनिंग स्टडी की जाती है, ठीक है। खैर जो भी हो। अच्छा, प्री सपोजिशन का क्या मतलब है? व्हेन स्पीकर अज्यूम्स दैट हियरर आइडेंटिफाइज एंड नोज द थिंग ही इज़ टॉकिंग अबाउट। जब स्पीकर जो है वो ऐसा मतलब वो अपने जहन में ये बात रखे कि वो जो बात जिसके बारे में बात कर रहा है वो उसके लिसनर्स को या उसके हियरर्स को पता है, तो हम उसको कहते हैं प्री सपोजिशन, या फिर वो फॉर ग्रांटेड लेता है, ठीक है। वो जो बात बता रहा है ना उसके बारे में लिसनर्स को पता है, इस तरह का कंडीशन बता के जब लिसनर स्पीकर बोलता है तो हम उसको कहते हैं प्री सपोजिशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि माई नीबर्स आर काइंड हार्टेड, ठीक है, माई नीबर्स आर काइंड हार्टेड। अगर मैं आके आपसे कह रही हूँ ना कि माई नीबर्स आर काइंड हार्टेड, तो यहाँ पे मैंने अपने नीबर्स के बारे में आप लोगों को बताया नहीं, मैंने ये बात सपोज़ की कि आप लोगों को ये पता है कि मेरे एक नीबर्स हैं। मैं आपको पहले आके ये नहीं बता रही हूँ कि मेरे आई हैव नीबर्स एंड दे आर काइंड हार्टेड, नहीं, माई नीबर्स काइंड हार्टेड। तो मतलब ये है कि मेरे नीबर्स हैं, इस बात को मैं फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ, इस बात को मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आप लोगों को ये पता है कि मेरे नीबर्स हैं, तो मैं फिर उनके बारे में ही सीधे सीधे बोलने लग जाती हूँ, ठीक है। तो प्री सपोजिशन फेलियर तब होता है जब वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करी है। सपोज़ मैंने आपसे आके कहा कि माई नीबर्स आर काइंड हार्टेड, लेकिन अगर मेरे नीबर्स ही नहीं है तो वो प्री सपोजिशन फेलियर कहलाती है, ठीक है। फैक्टिव एंड नॉन फैक्टिव प्रीडिकेट्स। फैक्टिव के अंदर एक वर्ड आ रहा है फैक्ट। फैक्ट का मतलब है, आप लोगों को पता है कि फैक्ट का क्या मतलब है, ठीक है। फैक्टिव मतलब ऐसी बातें जो किसी फैक्ट को शो कर रही हैं। नॉन फैक्टिव्स ऐसी बातें जो किसी फैक्ट को शो नहीं कर रही हैं। देखिए, फैक्टिव प्रीडिकेट्स आर टाइप ऑफ प्रीडिकेट दैट प्रीसपोज द ट्रूथ ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। फैक्टिव जो है वो ऐसे प्रीडिकेट्स होते हैं जो कि ट्रूथ को शो कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर एक ऐसा वर्ड आता है कि जिसके ज़रिए हमें पता लगता है कि कोई बात सच में हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आई रिग्रेट ईटिंग पिज़्ज़ा, ठीक है, आई रिग्रेट ईटिंग पिज़्ज़ा, अगर मैं आपके वसाकी कह रही हूँ ना आई रिग्रेट ईटिंग पिज़्ज़ा, तो इसका यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुआ है ना रिग्रेट, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि भाई मैंने पिज़्ज़ा, आई हैव एटन पिज़्ज़ा, ठीक है। आपको ये बात प्री सपोज हो जाएगी, आपको ये बात पहले ही इस वर्ब की वजह से पता लग जाएगी कि मैंने पिज़्ज़ा खाया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं फैक्टिव्स। लेकिन नॉन फैक्टिव्स वो होते हैं कि जिनमें उनकी जो बात हो रही है उनके अंदर का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका ट्रू होना, उसका सच होना हमें पता नहीं लगता। जैसे कि आई बिलीव जॉन केम अर्ली, अगर मैं कह रही हूँ ना कि आई बिलीव जॉन केम अर्ली, तो मेरे सुनने वाले को ये पता नहीं होगा कि जॉन अर्ली आया था कि नहीं आया था, ठीक है। अगर ज़्यादातर हम लोग करते हैं ना शायद बोल के, मेरे ख्याल से, हम कहते हैं कि मेरे ख्याल से वो जल्दी आया था, तो मेरे सुनने वाले को इस बात का यकीन नहीं है कि वो सच में जल्दी आया था कि नहीं, क्योंकि मैं कह रही हूँ मेरे ख्याल से, तो इसमें इतना ट्रुथ, इतना फैक्ट हमें नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे यकीन है कि वो जल्दी आया था, तो ये जो वर्ड यकीन है ना, इससे मेरे लिसनर्स को पता चलेगा कि मेरी बात सच है कि वो जल्दी आया था। तो इसको हम कहते हैं फैक्टिव एंड नॉन फैक्टिव। यानी कि आई रिग्रेट ईटिंग पिज़्ज़ा में जब मैंने कहा रिग्रेट, तो आपको पता लगेगा कि मैंने पिज़्ज़ा खाया हुआ है, ठीक है, ये ट्रुथ है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई बिलीव जॉन केम अर्ली, तो आपको फिर यहाँ पे इतना सच नहीं लगेगा जॉन अर्ली आया था कि नहीं, क्योंकि मैं अपने मुताबिक बात बता रही हूँ, ठीक है। कॉन्स्टेंट अंडर निगेशन, ये जो प्री सपोजिशंस होती हैं ना, ये निगेशन के अंडर कॉन्स्टेंट होती हैं। अब कॉन्स्टेंट अंडर निगेशन, पहले इस टॉपिक को समझे, चल टॉपिक को समझे, तो टॉपिक को समझेंगे ना तो आपको उसके अंदर की बातें आधी पहले ही समझ आ जाएंगी, ठीक है। दैट्स अ ट्रिक टू स्टडी, टू अंडरस्टैंड, टू गेन गुड मार्क्स, ठीक है। कांस्टेंट अंडर निगेशन, कांस्टेंट का मतलब है कांस्टेंट रहना, चेंज नहीं होना, सेम रहना। अंडर निगेशन, निगेशन का मतलब है निगेट करना, उसको
उसके साथ नॉट लगाना, निगेट करना मतलब उसके साथ नॉट लगाना। कांस्टेंट अंडर निगेशन मतलब ये कि अगर हम प्री सपोजिशन के साथ नॉट लगाएंगे तब भी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर हम प्री सपोजिशन के साथ नॉट लगाएंगे ना तो वो प्री सपोजिशन चेंज नहीं होगी बल्कि वो वहीं रहेगी, इसीलिए इसको कहा जाता है कांस्टेंट अंडर निगेशन, ठीक है। टॉपिक को समझें, समझ आ गई ना बात? मुझे तो समझ आ गई, आप लोगों को भी समझ आ गई होगी कि प्री सपोजिशन जो होती है उसको जब हम निगेट करते हैं तो वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि प्री सपोजिशन को जब हम नॉट वाले फॉर्म में ले जाएंगे तब भी वो प्री सपोजिशन वहीं रहती है, चेंज नहीं हो जाती है। Presuppositions are constant under negation. When we say that presuppositions are constant under negation, we mean that the presupposition of a sentence remain the same even when the sentence is negated. वही बात जो मैंने आपको बताई थी. For example, the sentence John stopped smoking. अब देखें, एक यहाँ पे presupposition है John stopped smoking. इसको ना हम constant under negation चेक करने के लिए पहले हम इसको negate करेंगे. हम कहेंगे कि जॉन डिड नॉट स्टॉप स्मोकिंग। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो सेंटेंसेस आ गए, एक सिंपल एक निगेशन। सिंपल सेंटेंस है जॉन स्टॉप स्मोकिंग और नेगेटिव सेंटेंस है या फिर नॉट वाला सेंटेंस है जॉन डिड नॉट स्टॉप स्मोकिंग। अब ये दोनों बातें हैं ना, दोनों के अंदर हमें प्री सपोजिशन सेम मिलती है, एक ही बात मिलती है और वो बात ये है कि भाई जॉन पहले स्मोक करता था। चाहे आप कहो जॉन स्टॉप स्मोकिंग तब भी आपको पता लगेगा कि जॉन पहले स्मोकिंग करता था। अगर आप कहें जॉन डिड नॉट स्टॉप स्मोकिंग तब भी आपको पता लगेगा कि जॉन पहले स्मोक करता था। तो इसको कहते हैं ट्रूथ कांस्टेंट अंडर निगेशन। प्री सपोजिशन जो होती है वो निगेशन करो तब भी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसको निगेशन टेस्ट भी कहा जाता है। निगेशन टेस्ट का मतलब है इट्स अ लिंग्विस्टिक टेस्ट दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रीसपोजिशन ऑफ अ सेंटेंस। द टेस्ट इन्वॉल्व्स निगेटिंग द सेंटेंस एंड चेकिंग which presupposition remains unchanged. If a presupposition remains unchanged under negation, it is considered a presupposition of the sentence. वही बात, अगर आपको एक बात है, ठीक है, उसके अंदर से आपने presupposition निकालनी है तो आप पहले उस बात को निगेट करो, निगेट करके देखो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में जो बात आपको मिल रही है वो प्री सपोजिशन होगी, ठीक है। आप इसको ना डेली कन्वर्सेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो कोई बात कर रहा है ना तो उसके अंदर एक प्री सपोजिशन आप उसको फाइंड करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि आप उस बात को अपने जहन के अंदर ना उसको निगेट करें, फिर पहले वाली बात और नेगेशन के बाद वाली बात को कंपेयर करें, दोनों में आपको जो बात सेम मिलेगी ना वो आपकी प्री सपोजिशन होगी, ठीक है। देखिए लिंग्विस्टिक्स के अंदर हमें ना डेली यूज़ करने के लिए ट्रिक्स भी मिलते हैं तो आप इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ? देखिए मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको ट्रिक्स भी दे रही हूँ, डेली टिप्स नहीं टिप्स और ट्रिक्स भी दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल दिए कि जॉन वॉज वरी अबाउट हिज वाइफ्स इनफिडेलिटी मतलब बेवफाई या फिर अनफेथफुल होना, ठीक है। तो जॉन वॉज वरीड अबाउट हिज वाइफ्स इनफिडेलिटी। अगर आपसे किसी ने ये बात कही आके, आप क्या करें, इसके अंदर से प्री सपोजिशन फाइंड करने के लिए पहले आप उसको निगेट करें। जॉन वॉज नॉट वरीड अबाउट हिज वाइफ्स इनफिडेलिटी, लेकिन इसमें आपको दो कंडीशंस मिलेंगे। एक कंडीशन में आपको ये प्री सपोजिशन मिलेगी कि जॉन की जो वाइफ है वो अनफेथफुल नहीं है। दूसरी आपको ये बात मिलेगी कि जॉन की वाइफ अनफेथफुल है लेकिन फिर भी वो वरीड नहीं है, वो उसके बाद फिक्रमंद नहीं है। तो आप ये करें कि देखें कि आपको पहले से वाले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के जो दो रिजल्ट्स मिले हैं उन दोनों में से पहले वाले के साथ किस में सेम प्री सपोजिशन आ रही है। जॉन वॉज वरीड अबाउट हिज वाइफ्स इनफिडेलिटी यहाँ पे, और ही इज़ वरीड बिकॉज शी इज़ इनफाइडल या फिर बिकॉज शी इज़ अनफेथफुल, इन दोनों में बात सेम है तो इसका मतलब होगा कि उसकी वाइफ सच में अनफेथफुल है, ठीक है। इफ़ इट इज़ डिनाइड बाई निगेशन इट इज़ नॉट प्री सपोजिशन बट इट इज़ एजर्शन। अगर ना निगेशन के बाद वो बात चेंज हो जाए, वो बात वहीं नहीं रहे, तो हम उसको कहते हैं प्री सपोजिशन नहीं बल्कि हम उसको कहते हैं एजर्शन, ठीक है। तो एजर्शन और प्री सपोजिशन में ये डिफरेंस है। प्री सपोजिशन जो है वो निगेशन के बाद कांस्टेंट रहती है, जबकि एजर्शन जो है वो प्री सपोजिशन के बाद निगेशन टेस्ट के बाद वो चेंज हो जाती है, ठीक है। वॉज जॉन वरीड अबाउट हिज वाइफ्स इनफिडेलिटी। अब प्री सपोजिशन जो है ना वो क्वेश्चन में भी सेम रहती है, सिर्फ निगेशन में कांस्टेंट नहीं रहती है बल्कि क्वेश्चन में भी कांस्टेंट रहती है। जैसे अगर आपसे कोई आके पूछे ना कि वॉज जॉन वरीड अबाउट हिज वाइफ इनफिडेलिटी, तो यहाँ पे भी आपको पता लग रहा है कि उसकी वाइफ अनफेथफुल तो थी लेकिन वो सिर्फ उसके वरी होने के बारे में पूछ रहा है या पूछ रही है। ज़्यादातर ये वाले काम पूछने का काम औरतों का होता है तो हम कहेंगे कि पूछ रही हैं, ठीक है। इम्प्लीकेचर्स, यहाँ पे भी सबसे पहले आप टॉपिक को समझें। इम्प्लीकेचर एक वर्ब है
जो कि किसी एक्शन को शो करिए। किस एक्शन को शो करिए? द एक्शन ऑफ इम्प्लाइंग। इम्प्लीकेचर का मतलब है इम्प्लाई करना। इम्प्लाई करने का मतलब है कोई बात किसी सेंटेंस के अंदर, किसी बात के अंदर अपने लिसनर को बताना, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इम्प्लाई करना, ठीक है। इशारों इशारों में कोई बात बताना, किनायों में इशारों किनायों में कोई बात बताना, जो उर्दू में हम जिसको कहते हैं ना इशारों किनायों में कोई बात बताना, उसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लीकेचर। फिर वही बात देखिए इंग्लिश में कितनी अच्छी लगती है, इशारों इशारों में, दिल लेने वाले नहीं बल्कि इशारों इशारों में बात बताना। लेकिन उसको हम इंग्लिश में कहेंगे इम्प्लीकेचर, तो हमें लगेगा जैसे ये कोई मुश्किल सा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इम्प्लीकेचर का मतलब है टू इम्प्लाई द इंफॉर्मेशन दैट हियर अ डजंट नो। ऐसी बात इम्प्लाई करना, ऐसी बात बताना छुपे अल्फाज में, इनडायरेक्टली, जो कि हमारे लिसनर को, जो कि हमारे हियरर को पता नहीं है। टू इम्प्लाई समथिंग या फिर इम्प्लाइड मीनिंग जो है उसको हम कहते हैं इम्प्लीकेचर्स, ठीक है। Implicature is a concept in semantics that refers to the meaning conveyed by a speaker indirectly through implication or inference rather than explicitly saying it. An implicature is a type of reference that the listener makes based on the speaker's intended meaning, context and common knowledge. जब हम implicature करते हैं ना, जब हम किसी मीनिंग को इम्प्लाई करते हैं तो वहाँ पे तीन बातें इंपॉर्टेंट है। इंटेंडेड मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट और कॉमन नॉलेज। एक इंटेंडेड मीनिंग कि हम उसको क्या मीनिंग देना चाह रहे हैं, एक कॉन्टेक्स्ट कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, और एक कॉमन नॉलेज कि हमारे और लिसनर के दरमियान क्या कॉमन नॉलेज है। तो जो कॉमन नॉलेज होगी उसी के बारे में हम कोई बात करेंगे ना, ठीक है। हाँ तो ठीक हो गया। अच्छा, इसकी एग्जांपल है कि इफ़ समवन सेज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुनाइट, अगर आपसे कह रहा है ना कि मुझे आज रात बहुत काम है, तो मतलब ये कि वो आपके साथ रात में डिनर पे नहीं आना चाह रहा है, ठीक है। तो ये उसकी इम्प्लाइड मीनिंग है। उसने बोला तो ये है कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुनाइट, लेकिन उसकी इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि वो डिनर के लिए आपके साथ नहीं आ सकता है। तो ये हो गई इम्प्लीकेचर्स। द स्पीकर डिडंट एक्सप्लिसिटली से दे कुडंट गो आउट। यहाँ पे स्पीकर ने सीधे सीधे दो टोक अंदाज में ये नहीं कहा कि मैं आपके साथ डिनर पे नहीं आ सकता हूँ, लेकिन उसने ये कहा कि मैं ज़रा बिज़ी हूँ, तो आपको समझ आ गई कि वो नहीं आना चाह रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं इम्प्लीकेचर। इम्प्लीकेचर्स जो होते हैं ना तो बड़े ख़तरनाक होते हैं, पता है, क्योंकि ये इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होते, हम इनको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। लाजमी कहते हैं ना कि उर्दू में, फिर से उर्दू में कि एक मशहूर बात है कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। तो लाजमी नहीं है कि हर कोई अक्लमंद हो, हर कोई आपके इशारे को समझे, यानी कि हर कोई आपके इम्प्लीकेचर को नहीं समझ सकता, क्योंकि इम्प्लीकेचर्स जो हैं वो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होते हैं। डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड बिलीव ऑफ स्पीकर। ये एक तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं, एक बिलीफ पे डिपेंड करते हैं कि हियर या लिसनर के क्या बिलीव्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, किस बात पे यकीन रखते हैं, और उसके बिलीव्स क्या हैं। ग्रेस ने जो है ना इम्प्लीकेचर्स को समझने के लिए, अगर आप कोई इम्प्लीकेचर कर रहे हैं ना, अगर आप कोई बात इम्प्लाई कर रहे हैं तो उसको अच्छा बनाने के लिए उन्होंने हमें 4 मैक्सिम्स दिए हैं, ठीक है। मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन एंड मैनर। सबसे पहले मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी में कहते हैं कि अगर आप किसी को कुछ इम्प्लाई कर रहे हैं या आप कुछ बोल रहे हैं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलें, जितना पूछा है उतना बोलें, ज़्यादा बकबक ना करें, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलें। फिर वो मैक्सिम ऑफ क्वालिटी में हमें बताते हैं कि मेक कंट्रीब्यूशन ट्रू। अगर आप किसी को इम्प्लीकेचर दे रहे हैं या अगर आप किसी के इम्प्लीकेचर को समझने की भी कोशिश करें ना, तो आप ये करें कि क्वालिटी को मद्देनज़र रखें। यानी कि अगर आप कोई बात बोल रहे हैं ना तो बगैर एविडेंस के ना बोलें। आप इस बात को इंश्योर करें कि आपकी बात जो है वो सही है, ऑथेंटिक है। तो ऑथेंटिक न्यूज़ जो होती हैं या फिर ऑथेंटिक बातें होती हैं उन्हीं को आगे फैलाएँ। जिन बातों पे आपको यकीन नहीं या फिर जिन बातों का एविडेंस नहीं है उनको नहीं फैलाने चाहिए हैं। इसके अलावा मैक्सिमम ऑफ रिलेशन में कहते हैं कि रिलेटिव रहो, जिस टॉपिक की बात हो रही है उससे रिलेटेड ही बात करो। अगर मैं आपसे यहाँ पे किसी और बारे में बात कर रही हूँ, आप किसी और बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मैक्सिम को फॉलो नहीं करेगा, जिसको हम कहते हैं सवाल गंदुम जवाब चन्ना। अगर आपसे कोई सवाल गंदुम पूछ रहा है तो आप जवाब चन्ने का ना दे, बल्कि सवाल गंदुम है तो जवाब भी गंदुम का ही दें, ठीक है। यानी कि रिलेटिव रहें, ऐसी बात करें जो रिलेवेंट है, ठीक है। मैक्सिम ऑफ मैनर में कहते हैं कि आप मैनर्स को फॉलो करें जब आप कोई बात करें, कोई इम्प्लीकेचर करें, यानी कि आप कॉन्साइज रहें, प्रिसाइज रहें, एम्बिग्विटी ना शो करें। एम्बिग्विटी मतलब डुअल मीनिंग, ऐसी बातें ना बोले जिनके डुअल मीनिंग्स हैं। कंसाइज रहें, प्रिसाइज रहें। तो ये 4 मैक्सिम है जिनको फॉलो करते हुए आप अपने इम्प्लीकेचर को सक्सेसफुल बना सकते हैं, या फिर किसी और के इम्प्लीकेचर को समझने में भी इन 4 मैक्सिम्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फिर वही बात के बोलने और किसी को सुनने में, किसी को समझने में या ख़ुद भी बातें बोलने में आप इन 4 मैक्सिम्स को यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली पेपर में या प्रेजेंटेशन में जितना चाहिए उतना बोलो,
टॉपिक के बारे में जाओ और कोई और बात ना करो, ज़्यादातर लोग जो करते हैं ना, इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम ऑफ रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बंदा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा है तो उसका मतलब है वो मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी को नहीं फॉलो कर रहा है। अगर कोई बंदा एम्बिगुअस सेंटेंसेस बोल रहा है, कॉन्साइज नहीं है, तो इसका मतलब है वो मैक्सिमम ऑफ मैनर को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप अपनी स्पीच के अंदर जब इन चारों मैक्सिम्स को फॉलो करें ना, तो जनरली भी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, ये किसी और ने नहीं कहा, मैंने खुद से कहा। इम्प्लिकेचर के काइंड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कन्वेंशनल इम्प्लिकेचर, दूसरे को हम कहते हैं कन्वर्जेशनल इम्प्लिकेचर। कन्वेंशनल इम्प्लिकेचर्स आर एसोसिएटेड विद सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेस सच एज बट और देयरफॉर। कन्वेंशनल इम्प्लिकेचर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड होता है, ठीक है, जो किसी स्पेसिफिक वर्ड से रिलेट करते हो, जैसे कि बट या देयरफॉर। अगर हमने कहा ना कि आई केम टू द क्लास बट आई डिडंट टेक द नोट्स, तो यहाँ पे जो हमारा बट है ना, वो इम्प्लिकेचर ये इम्प्लाई कर रहा है कि मैंने मतलब आगे काम नहीं किया हुआ है। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछे ना कि आपने वो काम किया, तो हम कहेंगे आई ट्राइड बट कहेंगे ना, तो वो उसको इम्प्लाई करेगा, वो उसको समझ जाएगा कि इसने ट्राई किया था। लेकिन जहाँ पे लेकिन आता है ना, वहाँ पे जहाँ पे लेकिन लफ्ज़ आता है ना, वहाँ पे बात उलट हो जाती है। ठीक है, ख़तरनाक तरह से। उसके बाद कन्वर्जेशनल इम्प्लिकेचर्स। कन्वर्जेशनल इम्प्लिकेचर्स ऐसे इम्प्लिकेचर्स होते हैं कि ऑन द अदर हैंड अराइज फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कन्वर्जेशन। वो किसी स्पेसिफिक वर्ड से रिलेटेड नहीं होते, बल्कि उस कन्वर्जेशन के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं और स्पीकर के इंटेंशन से रिलेटेड होते हैं, और ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल होते हैं इनको आइडेंटिफाई करना। अगर कोई बंदा बात करते हुए अगर वो अपनी ये लैंग्वेज अपनी कन्वर्जेशन के अंदर बट का वर्ड यूज़ करे ना, तो आपको पता लगेगा कि उसने काम बट लेकिन आ रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर वो इस तरह के स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा है, तो तब आपको इम्प्लिकेचर को फाइंड करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। फॉर मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी दे में बी कैंसिल। फॉर एग्जांपल, आई ट्राइड टू फोन जॉन, आई डिडंट। अगर हम कहें ना कि आई ट्राइड टू फोन जॉन, अगर मैं कहूँ ना आपसे कि आई ट्राइड टू फोन जॉन, मैंने ट्राई किया था, तो ट्राई किया था ना, लेकिन किया तो नहीं था। ट्राई किया था, फ़ोन नहीं हुई थी, ट्राई किया था, कॉल लगी थी। तो मतलब जहाँ पे ये ट्राई लफ्ज़ आ रहा है ना, आई ट्राई टू फ़ोन जॉन, तो इसके अंदर हम ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि ट्राई किया था लेकिन नहीं किया था। ठीक है, इनमें डिफरेंस है कि कन्वेंशनल इम्प्लिकेचर्स एसोसिएटेड विद सर्टेन वर्ड्स, जबकि कन्वर्जेशनल इम्प्लिकेचर्स जो होते हैं वो किसी सर्टेन वर्ड से रिलेटेड नहीं होते, बल्कि वो कॉन्टेक्स्ट और स्पीकर के इंटेंशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ऊपर जो वर्ड्स की बात की गई है उनमें एग्जांपल में ये देख लें कि बट या देयरफॉर, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जेशनल इम्प्लिकेचर है तो उसके अंदर इस तरह के स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं आएंगे। फिर आप इनके एक एग्जाम्पल देके इनको सही तरह से डिफ्रेंशिएट कर लें। तो यहाँ तक हमने बात की अबाउट द कन्वर्जेशनल इम्प्लिकेशंस। अच्छा, अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना कि अगर हम खुद टीचर होंगे तो हम क्या क्या क्वेश्चन देंगे। तो मैं आपको एक दफ़ा शुरू से बताती हूँ कि आप किन किन बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दें या फिर ज़्यादा अच्छे से याद करें। सबसे पहले आप इन 4 बातों को याद करें। ठीक है, उसके बाद आप ये करें कि टॉपिक और कमेंट के अंदर डिफरेंशिएट को जान सकें, आप FSP को सही तरह से डिस्क्राइब कर सकें, आप इंग्लिश के अंदर जो 4 फीचर्स हैं उनको डिस्क्राइब कर सकें। उसके बाद आप पैसिव को यूज़ करने के आपको रीज़न्स पता हों। उसके बाद परफॉर्मेटिव्स एंड स्पीच एक्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकें, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में डिफरेंशिएट कर सकें। उसके बाद स्पीच एक्ट्स को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकें, ड्रामेटिक एंड नॉर्मल में डिफरेंशिएट कर सकें, परफॉर्मेटिव और स्पीच एक्ट में डिफरेंशिएट कर सकें, फेलिसिटी कंडीशन को डिफाइन कर सकें। ठीक है, कंडीशंस जो हैं 3 इनको एक्सप्लेन कर सकें। उसके अलावा प्रीसपोजिशन को डिफाइन कर सकें, फैक्टिव नॉन फैक्टिव में डिफरेंशिएट कर सकें, कांस्टेंट अंडर निगेशन को एक एग्जांपल के ज़रिए प्रूफ कर सकें, इम्प्लिकेचर्स को आप डिस्क्राइब कर सकें, मैक्सिम्स को आप याद कर सकें, लिख सकें, बता सकें, इम्प्लिकेचर के जो काइंड्स हैं उनमें डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, आप जब ये सारी बातें करेंगे ना तो बाकी सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। Don't forget to like, share, subscribe and hit the bell icon to get updates on new videos. That's all. Allah Hafiz.